हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं और जो है प्रीवियस के क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपने कल की क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा। आज हम लोग जो है 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 जो क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि अदर्शन और रीजन का दिया गया है। कथन ए जो है कह रहा है समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें जो विशेष बच्चे, यानी कि मान के चलिए जो वैसे बच्चे जिनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जिनको देखने में समस्या है या सुनने में प्रॉब्लम है या चलने में प्रॉब्लम है, तो से केवल जो है ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है वो सभी बच्चे को जो है इंक्लूड करती है। किसी भी प्रकार की अगर बच्चे में डिसेबिलिटी है वो भी बच्चा इंक्लूड रहेगा, और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वो भी बच्चा उसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार से हम बच्चे को अलग थलग नहीं करते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। तर्क जो दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ जो है बाधिता वाले जो है शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही जो है पोषित किया जाता है। यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है क्या होता है, जो यानी केवल कुछ बाधित, यानी जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो सिर्फ उन्हीं को अप्रिशिएट किया जाता है, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है, बाकी बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। मान के चलिए किसी भी प्रकार की अगर बच्चे को प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा और उसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ध्यान हर बच्चे पर दिया जाएगा जिसको प्रॉब्लम है और जिसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो दर्शन और रीजन दिया गया है दोनों गलत दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। ए सही है, बट यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का जो है समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। यानी वंचित पृष्ठभूमि, ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, जिनको बहुत सा ज़्यादा रिसोर्स नहीं प्राप्त हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड पिछड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन से आए हैं, ऐसे सिचुएशन से हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से हैं जहाँ पर ना तो इतने संसाधन हैं, ना तो इतने रिसोर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करके जो है ज़्यादा जानकारी इंक्लूड कर सके या फिर ज़्यादा उनको जो है इंफॉर्मेशन हो। तो ऐसे यानी जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे होते हैं, उनको आप कैसे इंक्लूड करोगे क्लासरूम में एज अ टीचर के रूप में। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो सामाजिक बहिष्कार का होगा, या फिर सामाजिक हास्याकरण, या मानकीकृत पाठ्यक्रम, या फिर विभेदित निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि विभेदित निर्देश यानी बच्चा जिस प्रकार का है आप उसको वैसे जो है निर्देश दोगे। जो बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से है आप उसको इस हिसाब से इंक्लूड करोगे, जो बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से नहीं है उसको आप उस हिसाब से इंक्लूड करोगे। यानी बच्चे की नीड के अनुसार, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी नीड है, हम उसकी उस हिसाब से हेल्प करते हुए उसको हम इंक्लूड करेंगे क्लासरूम में। ठीक है, तो यहाँ पर विभेदित निर्देश आपका पॉजिटिव है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार, आप उनको जो है समाज से बहिष्कृत कर दोगे, तो ये कोई राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सामाजिक जो है हास्याकरण ये भी नहीं होगा कि आप उनको फील कराते हो कि हाँ आप अलग पृष्ठभूमि से आए हो, आप वंचित पृष्ठभूमि से हो, जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो करोगे, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड हो जाता है, क्योंकि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ना कि मानकीकृत की उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए जो है
गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है, ये आपको बताना है। यानी शारीरिक गति विकलांगता, यानी जिस बच्चे में जो है शारीरिक गति यानी कि बॉडीली जो है कांस्थेटिक जो है प्रॉब्लम है, यानी उसको जो है सॉरी बॉडीली कांस्थेटिक एक अलग हो जाएगा सेंस, यानी उसको चलने फिर मतलब चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण कौन सा हो सकता है, यानी जिस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है आप उसको कैसे इंक्लूड करोगे अपने क्लासरूम में, ये जो है पूछा जा रहा है। तो व्हील चेयर, पहिया या कुर्सी का प्रयोग किया जाएगा, या फिर बड़ी मुद्रा वाली जो है किताबें होंगी, या फिर शब्द जो है भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर होगा, या फिर जो है स्पर्श सामग्री। तो किसको इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर जो बात हो रही है कि बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, तो चलने में प्रॉब्लम अगर है तो अब आप व्हील चेयर का प्रयोग करोगे। बच्चे को चलने में समस्या है तो आप व्हील चेयर की मदद से उसको एक जगह से आप दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। स्पर्श सामग्री तब होती है जब बच्चे को जो है देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको दिख नहीं रहा हो तो वो बच्चा स्पर्श करके चीज़ों को पढ़ सकता है, जैसे ब्रेल लिपि है। शब्द जो है भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, ये आपका नहीं होगा। बड़ी मुद्रा वाली जो किताब है ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि चलने में समस्या है, क्योंकि उसको शारीरिक गति विकलांगता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, जो बच्चे को प्रॉब्लम है, मान के चलिए बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाकी सेंस तो इन्वॉल्व हैं, बाकी सेंस तो अच्छे हैं, तो बाकी सेंस का आप प्रयोग करके उसको इंक्लूड कर सकते हो। जिस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है लेकिन उसको सुनने में तो समस्या नहीं है, उसको चलने में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको सुनने में जब समस्या नहीं है तो आप सुनने के माध्यम से, उसको देखने में प्रॉब्लम है आप स्पर्श जो सामग्रियां होती है उसके माध्यम से उसकी लर्निंग को करवा सकते हो। जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है उसको जो है देखने में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है एक्टिविटी के माध्यम से जो है उसकी लर्निंग को इंक्लूड कर सकते हो। तो बच्चा जिस जो उसका सेंस वीक है उस सेंस को जो है आप छोड़कर बाकी सेंस जो उसके अच्छे हैं उसका प्रयोग करके उसकी लर्निंग को आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, गणितीय अवधारणाओं और जो है गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट योग जो है विशेषताएं हैं। यानी कि गणितीय अवधारणा, बच्चे को गणित संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, यानी डिस्कैल्कुलिया बच्चे में है, क्योंकि गणित संबंधी अगर विकार है तो डिस्कैल्कुलिया ही आपका होगा। तो गुणज वैफल्य है, या फिर पठन वैफल्य यानी डिस्ग्राफिया है, या डिस जो है लेक्स यानी डिसलेक्सिया है, या फिर डिस्ग्राफिया है, या फिर स्वालीनता है। तो यहाँ पर बात हुई है गणितीय अवधारणा, तो जो है 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी गुणज वैफल्य। क्योंकि बच्चे को यहाँ पर गणना करने में कठिनाई हो रही है, वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, तो यानी उसमें डिसकैल्कुलिया है, उसमें जो है गुणज वैफल्य जो है विकार है, यानी जो है डिसलेक्सिया, यानी जो है उसमें ठीक है उसमें जो है गणितीय यानी डिस्कैल्कुलिया जो है बच्चे में है, उसको गणितीय संबंधी विकार है, डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। पठन वैफल्य यानी डिस्ग्राफिया होता है इसका मतलब, और डिसलेक्सिया होता है, सॉरी माफ करिएगा, पठन संबंधी विकार आपका डिसलेक्सिया होता है। और डिसलेक्सिया में क्या होता है, आपको पढ़ने संबंधी विकार होता है, यानी आप पढ़ने में जो आपको प्रॉब्लम होती है। 9 को आप 6 पढ़ोगे, बी को आप डी पढ़ोगे। ठीक है, और डिसग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी विकार, यानी लेखन वैफल्य जो होता है इसका मतलब होता है डिसग्राफिया, यानी आपको लिखने संबंधी जो है विकार होगा। यहाँ पर राइट आंसर गणितीय संबंधी है तो आपका गुणज वैफल्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विचारों की अनियमितता है, या फिर ऊब के लिए जो है उच्च सहिष्णुता है, या फिर जटिलता के लिए जो है वीरता है, या फिर अभिसारी जो है सोच है। तो बात यहाँ पर हुई है रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान, पहचान जो है विशेषताओं में आप शामिल करेंगे कि हाँ ये बच्चे रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी जटिलता के लिए वीरता है, यानी जो जटिल है, जो जटिल काम करने में है, जो टफ है, बच्चे ऐसे ही चैलेंजिंग जो है टास्क लेंगे, चैलेंजिंग जो है जो गेम होगा या फिर जो प्रोजेक्ट होगा उसको करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। वो बोरिंग महसूस नहीं करेंगे, वो तुरंत जो है मतलब डरेंगे नहीं, जो भी चैलेंजिंग का काम होगा वो ज़्यादा वो करने की
कोशिश करते हैं और वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 है अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, यानी जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है उसमें क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो पुरस्कार और जो है दंड का प्रावधान, या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, या फिर सीखने के लिए जो है सीखने के तरीके तरीके पर विचार, या फिर साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। तो प्रतिस्पर्धा यानी आप क्लासरूम में रटाफिकेशन नहीं कराओगे, रोट मेमोराइजेशन नहीं होगा और ना तो कंपटीशन होगा कि बच्चे एक दूसरे से बस कंपटीशन करते जा रहे हैं, वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी भी आप क्लासरूम में एक्टिविटियां नहीं कराओगे। पुरस्कार दंड भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड, तो देखिए जो आपके ऑफिशियल आंसर की में गिवन है वो सेकंड भी है और थर्ड भी है, यानी सीटेड ने जो है इसमें दोनों ऑप्शन को राइट माना है और ऐसे सिचुएशन में सबको एक नंबर जो है फोकट का मिला था। ठीक है, तो अब इसमें जो है जब आंसर, यानी पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट अगर इन केस ऐसा रिपीट होता है तो इसमें दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। और सीटेड अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो वो सभी को नंबर एक बोनस में देंगे। इसमें जो है ए यानी इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑफिशियल आंसर की में दोनों आंसर गिवन है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 है जो कथन ए दिया है और कथन आर है। शिक्षार्थी जो है केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ जो है पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। ठीक है, तर्क जो दिया गया कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। यानी जो माध्यमिक जो है विद्यालय होता है वहां पर बच्चे अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जा रहा होता है कि आप फिर से इसको रिपीट करो। तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा माध्यमिक विद्यालय में ही छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में भी बेटर सीख रहे होते हैं। बल्कि बेसिक उनकी जो जड़ होती है वो प्राथमिक से ही शुरू होती है, वो प्राथमिक में ही मजबूत बनती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र जो है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक जो है सभी सीखने का केंद्र है, यानी ओनली पाठ्य पुस्तक ही वहां पर सीखे जाते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ एक्टिविटियां भी इन्वॉल्व होंगी। तो ए भी गलत दिया गया है और आर भी, यानी जो रीजन दिया गया है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों क्या है गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 में पूछा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, यानी जो सामाजिक जो है सामाजिक रचनात्मक क्लासरूम है उसमें लर्निंग कैसी होगी ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, या फिर ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, या फिर एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युगम से होता है, या फिर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश किया जाता है, यानी पेश की जाती है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा कि ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्योंकि ज्ञान जो होता है सामाजिक रचनात्मक जो क्लासरूम होती है उसमें हर बच्चा इंक्लूड होता है, और हर बच्चा एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे की मदद करके सीख रहा होता है। और जो सामाजिक रचनात्मक क्लासरूम होती है उसमें बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके ग्रुप लर्निंग हो रही होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। तो सह निर्माण यानी एक दूसरे की मदद करके जो है ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो है स्थायी रूप से जो है मापने योग्य परिवर्तन है ये नहीं होगा आपका। उद्दीपन और प्रतिक्रिया है ये भी नहीं होगा। पुनर्बलन है ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। 24 है डैश डैश अधिगम के लिए उचित जो है कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए कक्षा का उचित वातावरण यानी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। तो वातावरण का आधार होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम जो है लर्निंग के लिए एक बेस्ट बन पाए, अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो उसके लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अनुकूलन और पुनर्बलन का सिद्धांत है, या फिर प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद है, या फिर सहयोग और साकार जो है सहकारात्मकता है, या फिर पृथकीकरण व नामनी जो है करण है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा,
कि सहयोग और जो है सहकारात्मकता है, कि बच्चा जो है एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, एक दूसरे की जो है मदद करके सीखे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग हो रही है, एक्टिविटियाँ की जा रही हैं, टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व हैं, तो वो जो है क्लासरूम बेहतर होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, पुनर्बलन आपका नहीं होगा। पृथक्करण आप बच्चे को कर रहे हो, आप बच्चे को लेबल कर रहे हो, अलग थलग कर रहे हो, तो ये जो है अच्छे क्लासरूम की विशेषता नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा भी आपको क्लासरूम में नहीं करवानी है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने टैग वर्ड की जो है क्लास डिस्कस की हुई है, सीडीपी और हिंदी आपका हो गया, ईवीएस है, मैथ पेडागोजी है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टैग वर्ड की मदद से आप कम टाइम में भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में पूछा है, अदर्शन और रीजन का दिया गया है ये क्वेश्चन, कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और जो है उन्हें विभिन्न जो है तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो बच्चे यानी मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए आप प्रोत्साहित करते हो कि हाँ बच्चे थोड़ा सा अपना अनुमान लगाएं, साथ ही जो है विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हो आप बच्चों को, और वहीं पर समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे रहे हो, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कौशल है, स्किल है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो इस ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तर्क जो दिया गया कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और जो है सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कुछ अपनी एक समझ बना रहे होते हैं, कुछ अपना तर्क वितर्क उसमें रखते हैं, एक अपना दृष्टिकोण वो बनाते हैं। टीचर ने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है या फिर डिस्कस किया हुआ या कुछ बताया है, तो बच्चा उसमें एक अपनी समझ जरूर बनाता है, एक अपना दृष्टिकोण होता है। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति की जो है देखने का अपना एक नज़रिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बच्चे की थिंकिंग, हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि अदर्जन भी सही दिया गया है और रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर दोनों गलत हैं, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। 26 में पूछा है, कक्षा में प्रश्न यानी क्लासरूम जो है उसमें जो है क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ जो है शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन है वो सिर्फ टीचर पूछे और जो है यानी जो है पूछे और उत्तर बच्चों के द्वारा दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। केवल शिक्षक द्वारा पूछने जाने चाहिए और सिर्फ छात्र उत्तर दें, ये भी गलत हो जाएगा। किसी के भी द्वारा नहीं पूछने चाहिए और नहीं जो है ना तो जवाब देना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। आंसर यहाँ पर फोर आपका होगा कि छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और जो है उत्तर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी क्वेश्चन जो है छात्र भी कर पाए और टीचर भी करे, यानी दोनों को जो है मौका दिया जाए। टीचर क्वेश्चन करे तो बच्चा आंसर दे, बच्चा क्वेश्चन करे तो टीचर आंसर दे, यानी दोनों जो है मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर ऑप्शन होगा। बच्चा तभी क्वेश्चन कर पाएगा जब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जब उसने कुछ उसमें से समझा होगा। बिना समझे हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। कुछ भी बच्चा अगर नहीं समझा है तो वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत भी समझा है तो उसमें अपना एक दृष्टिकोण बनाएगा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा और क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। 27 है, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जो है यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और आपका इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है आपका जो है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसका रीजन आपको बाहर देखने को मिलेगा।
इंटरनल जो अभिप्रेरणा होती है यानी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, उसका रीज़न आपको आपके अंदर देखने को मिलता है। यानी आपको पसंद है वो करना, इसलिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। जो आपको पसंद है वो आपका लॉन्ग टाइम चलेगा, और जो आप किसी की वजह से कर रहे हो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, ठीक है? तो इसका रीज़न क्या कहाँ मिलेगा आपको? आपके अंदर देखने को मिलेगा, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है इसका रीज़न आपको जो है अंदर देखने को आपके मिलेगा। आप इसको यानी कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ काम नहीं कर रहे होगे, आप अपने लिए जो है कर रहे होगे जो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, तो भौतिकवादी पुरस्कार इसका मतलब इसका रीज़न बाहर है, क्योंकि आपकी बाहर की जो चीज़ें हैं उसके लिए जो है उनको पाने के लिए आप जो है काम कर रहे हो, तो ये आपका नहीं होगा। नकारात्मक जो है दृढ़ीकरण, ये भी नहीं होगा। दंड के भय के द्वारा, तो ये इसका भी रीज़न बाहर है कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, इसके लिए आप काम कर रहे हो। सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित जो है करके, बिल्कुल सही है कि आपको अच्छा लगता है। अब आपको म्यूजिक जो है सुनना अच्छा लगता है, सॉन्ग जो है यानी गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है। अब उसके लिए जो है आप जैसे आप मान के चलिए आपको गिटार बजाना पसंद है। अब गिटार आप बजाते हो क्योंकि आपको पसंद है। अब उसके लिए अगर कोई पैसे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रहा तो वैसे भी आप गिटार को बजा रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो ये क्या है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी जो है ये आपका जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन ना होकर के इंटरनल मोटिवेशन होगा, क्योंकि इसका रीज़न आपके अंदर है, आपको वो अच्छा लगता है करना, ठीक है? लेकिन आप इसके लिए कर रहे हो कि हाँ, कल को मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई रिवॉर्ड मिल जाए, यानी कि कोई भौतिक पुरस्कार मिल जाए, कोई सम्मान करे, तो इसका रीज़न ये क्या है, बाहर है, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 में पूछा है, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ होगा, क्योंकि जो है चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। सक्रिय अन्वेषण यानी बच्चा एक्टिव होकर खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि इसके द्वारा लर्निंग बेहतर होगी। अमूर्त समस्याओं पर जो है काम कर रहा है, इससे उसकी तर्क करने की जो क्षमता है यानी उस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। पूछताछ और प्रयोग, एक दूसरे से डिस्कस कर रहा है फिर बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। शिक्षकों और जो है साथियों के साथ बातचीत करना, ये भी आपका पॉजिटिव है कि एटलीस्ट बच्चा डिस्कस कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, फिर जो है चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। 29 है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश डैश और असफलता को डैश डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 29 का? तो पहला है स्थाई, शर्मनाक और अपमानजनक। तो यहाँ पर जो बात हुई है कि जो है बच्चों की योग्यता को, तो बच्चे की जो योग्यता है उसको जो है आप वृद्धिशील करेंगे, यानी उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे जो उसकी योग्यता है। आज बच्चा 10 तक गिनती सुना पा रहा है, यानी 10 तक जो है काउंटिंग कर पा रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो कल वो 20 तक काउंटिंग करेगा, फिर 30 तक करेगा, ऐसे ही करके वो 100 तक कर लेगा। यानी आप उसकी जो योग्यता है उसको आप अप्रिशिएट करोगे, वृद्धिशील करोगे और आगे बढ़ाओगे, तो ये सही है। और जो है असफलता को सुधार के अवसर दोगे, यानी जहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, जहाँ पर भी बच्चे के द्वारा गलतियाँ हो रही हैं, आप उसको मौका दोगे कि यस आपके द्वारा यहाँ पर गलती हुई है, आप इसको ऐसे सुधार लीजिए। तो आप बच्चों को मौका भी दोगे उसको, यानी कि सुधारने के अवसर दोगे जहाँ पर भी बच्चा असफल हो रहा है। बल्कि ये नहीं आप करोगे कि बच्चे का आप अपमान कर रहे हो, ठीक है, उसको जो है कि कह रहे हो अरे तुमसे तो ये गलती हो गई, उसको जो है क्लासरूम में जो है अपमान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बल्कि जहाँ पर भी गलतियाँ हुई हैं वहाँ पर आप बच्चे को अवसर दोगे कि बच्चा जो है जो गलतियाँ हुई हैं उसमें सुधार करे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? ये आपको बताना है कि विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो सहयोगात्मक शिक्षा है, समावेशी कक्षाएं हैं, या फिर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम है, या फिर सार्थक अधिगम है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम।
क्योंकि विफलता के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो यानी नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है और नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने टैग वर्ड की क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। तो गैर प्रासंगिक यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो आप, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो और एग्ज़ाम्पल आप किसी और सब्जेक्ट की दे रहे हो, तो उनको जो है यानी रिलेट नहीं कर पा रहा ना, तो बच्चा रिलेट कर पा रहा ना, तो आप रिलेट कर पा रहे हो। तो ऐसी लर्निंग जो है बेहतर नहीं होगी, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम्पल कुछ और दिए जा रहे हैं, तो बच्चा नहीं समझ सकता। यानी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ना हो, ऐसा करिकुलम डिजाइन किया जाए और ऐसे उदाहरण इंक्लूड किए जाएं जो आपके करिकुलम से भी इंक्लूडेड हों और साथ ही बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का मतलब होता है, यही विफलता का एक रीज़न है, क्योंकि बच्चा चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि विफलता के लिए जिम्मेदार है वो आपका थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही थे, यानी सहयोगात्मक शिक्षा होगी तो बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। समावेशी क्लासरूम, हर प्रकार का बच्चा इंक्लूड होता है, बच्चे की जो है नीड को ध्यान में रखा रखा जाता है और नीड में रखते हुए ध्यान, यानी जो उसकी बेसिक नीड है या फिर जो भी इसकी नीड है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी लर्निंग को करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों ने जो है 15 कंप्लीट किए, तो 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, यानी पूरा एक सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली क्लास 3 बजे हो रही है, तो ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 बजे भी आपको क्लास मिलती है जिसमें हम लोग सोशल साइंस पेपर 2 के लिए डिस्कस करते हैं, तो वो भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है और साथ ही सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।